Students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, क्लास 12th हिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है रिवीजन चैप्टर वो चल रहा है मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड, मुगल एम्पायर से रिलेटेड हम रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं अबाउट द किंग्स ऑफ मुगल एम्पायर कि कौन कौन से राजा थे जिन्होंने मुगल एम्पायर को स्टेब्लिश किया, किस प्रकार से उन्होंने इसको एक वेल डेवलप्ड जो एम्पायर था उसके रूप में स्टेब्लिश किया था। कौन कौन से राजा थे, किस प्रकार का उनका टाइम पीरियड था, यानी कि 1526 से लेके 1857 तक का जो टाइम था वो टाइम पीरियड कितना लंबा था, कौन कौन से उसमें राजा बने, किन्होंने बहुत अच्छा काम किया और किसके टाइम पीरियड के दौरान जो मुगल डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन होता चला गया। साथ में उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो उनकी कोर्ट से रिलेटेड, जो उनके दरबार से रिलेटेड बातें थी, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमारे दो चैप्टर हैं जो दोनों के दोनों हमें पता है कि मुगल साम्राज्य के ऊपर बेस्ड है। एक चैप्टर के बारे में हम रीड कर चुके हैं एंड द सेकेंड चैप्टर इज चैप्टर 8 पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट एग्रेरियंस, यानी कि इसमें हम रीड करने वाले हैं पीजेंट के बारे में, किसानों के बारे में, जमींदारों के बारे में और साथ में एग्रीकल्चर जो बेस था मुगल टाइम पीरियड के दौरान उसके बारे में हम रीड करेंगे कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर थी वो होती थी, किस प्रकार से जो जमींदारी सिस्टम था, किस प्रकार से किसानों का जो सिस्टम था उस टाइम पीरियड के दौरान चल रहा था। हम बात कर रहे हैं 16th सेंचुरीज और 17th सेंचुरीज के बीच की। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। ड्यूरिंग 16th 17th सेंचुरीज 85% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज। सभी को पता है कि हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और पहले भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही जो हमारा कंट्री था वो ज्यादा बेस्ड था और 85% पॉपुलेशन रहती है हमारी वो उस टाइम पीरियड के दौरान। हम बात करें 16th और 17th सेंचुरीज के बीच में वो जो हमारी पॉपुलेशन थी 85% वो सारी की सारी कहां पर रहती थी, विलेजेस में रहती थी, गांव में रहती थी। अब उसके बाद आता था कि मेन ऑक्यूपेशन। सभी को पता है कि जो गांव में मेन ऑक्यूपेशन होता है, मुख्य व्यवसाय होता है, वो क्या होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। उसमें आपका जो एनिमल्स रियरिंग का है, एनिमल पशुपालन का है वो आ जाता है, साथ में एग्रीकल्चर आ जाती है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब उसके बाद आती है कि मेन जो ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर था और एग्रीकल्चर में जो लैंड रिवेन्यू प्राप्त होता था मुगल टाइम के दौरान, यानी कि जो भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था वो सारा का सारा खेती के ऊपर ही डिपेंड करता था कि किस प्रकार से कितनी कौन सी भूमि से हमें कितना जो लैंड रिवेन्यू है वो कलेक्ट करना है, भू राजस्व हमें इकट्ठा करना है। और यही एक चीज थी कि ये जो मेन सोर्स था एग्रीकल्चर ही किसका, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, यानी कि राजा के पास ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स जा रहा था वो किससे जा रहा था, सारा का सारा वो खेती से जा रहा था। अब उसके बाद आती है पीजेंट्स की बात अगर हम करें उस टाइम पीरियड के दौरान, तो उस टाइम पीरियड के दौरान दो टाइप के जो पीजेंट्स थे वो होते थे, दो टाइप के किसान होते थे। अब वो कौन कौन से होते थे, फर्स्ट थे इसमें खुद कास्ट एंड पाही कास्ट। ये दो मैं आपको बता रही हूँ नेम, कैटेगरीज हैं ये पीजेंट्स की, किसानों की, एक खुद कास्ट और दूसरी पाही कास्ट। अब जो खुद कास्ट थे ये किस टाइप के पीजेंट्स थे, खुद कास्ट थे वो ऐसे पीजेंट्स थे जिनके पास अपनी खुद की जमीन थी, यानी कि अपने जिनके पास खुद की जमीन थी। और पाही कास्ट में क्या था कि या तो ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते थे उनके साथ, या फिर थोड़ा बहुत इनको जो बड़े जमींदार थे वो इनको थोड़ी बहुत खेती दे देते थे, जिससे ये क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर वहां पर काम करते थे। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं खुद कास्ट और पाही कास्ट की, कि खुद कास्ट और पाही कास्ट दोनों ही पीजेंट्स के लिए यूज किए जाते थे, किसानों के लिए यूज होने वाले वर्ड थे। इसमें बात करते हैं खुद कास्ट और पाही कास्ट की, तो एक टाइप के क्या थे कि जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी उनको खुद कास्ट कहा जाता था। पाही कास्ट कौन लोग होते थे, पाही कास्ट वो लोग होते थे जिनकी जो जमीन थी उसका वो कि उनके ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि खुद की जमीन नहीं होती थी पाही कास्ट के पास, वो एक कह सकते हैं लेबर के रूप में या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उनके साथ काम करते थे। और किसानों के लिए जो मुगल टाइम पीरियड के दौरान बात की जाती है कि कौन कौन से वर्ड यूज होते थे, उसमें मुजारियन भी वर्ड आता था, वो भी किसानों के लिए यूज होता था, असामी एक वर्ड आता था वो भी किसानों के लिए यूज होता था, खुद कास्ट भी, पाही कास्ट भी, ये सारे के सारे क्या थे, ये किसानों के नाम थे उस टाइम पीरियड के दौरान, मुगल एम्पायर के दौरान। अब उसके बाद आते हैं, जब खेती की बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से सीजन थे और कौन कौन सी वहां पे फसलों को उगाया जाता था उस टाइम पीरियड में। तो जो मेन सीजन थे वो थे रबी और खरीफ, यानी कि स्ट्रक्चर सेम एज इट इज है जैसे कि आज भी हमारा प्रेजेंट में भी यही है कि जो रबी की फसलें हैं और खरीफ की हैं, साथ में एक टाइप की और
इसमें ऐड हो जाती है जायद जो क्रॉप्स होती हैं, तो रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। अब उसके बाद मॉनसून था, वो बैकबोन था एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान इरिगेशन के जो सोर्स थे वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, और सारा का सारा जो एग्रीकल्चर का काम होता था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो था मॉनसून के ऊपर, कि मॉनसून आ रही है तो वही चीज डिसाइड करेगी कि जो किसानों की फसल है वो किस प्रकार की होती है। तो बैकबोन थे मॉनसून उस टाइम पीरियड के दौरान। बाकी इरिगेशन के जो सोर्स थे वो बाद में डेवलप भी किए गए थे बहुत सारे, लेकिन मेन सोर्स के रूप में जब हम बात करेंगे तो मॉनसून की बात करेंगे। साथ में आता है 16 और 17 सेंचुरीज में न्यू वर्ल्ड से, नई दुनिया से जो फसलें हमारे इंडिया में आके हम यहाँ पर उनको उगाने लगे थे, एंड दैट इज क्रॉप्स, मेज, टोमेटोज, पोटैटोज एंड चिलीज। ये सारी की सारी 17 सेंचुरीज से हमारे इंडिया में बाहर से आई। न्यू वर्ल्ड जो था, नई दुनिया थी। नई दुनिया का नाम किसको दिया जाता है? जब एक कंट्री की बात होती है और उसमें जब बाहर से आके कोई और जो लोग रहने स्टेब्लिश होने शुरू हो जाते हैं और उनके कारण जो धीरे धीरे चेंजेस आता है तो उसको नाम दिया जाता है न्यू वर्ल्ड का। और न्यू वर्ल्ड से हमारे पास जो क्रॉप्स आई उसमें मैंने आपको बताया मेज, टोमेटोज एंड पोटैटोज और चिलीज। ये बात हो रही है 17 सेंचुरीज के आसपास की, जब मुगल एम्पायर पूरा का पूरा डेवलप होना शुरू हो गया था और नए नए लोगों से संपर्क के दौरान नए लोगों से जब कनेक्टिविटी हुई, चाहे वो ट्रेडिंग के रूप में थी चाहे वो किसी भी रूप में थी, तो उसके कारण नई फसलें हमारे इंडिया में आई और उनका लोगों ने उनको उगाना शुरू किया। अब उसके बाद हम बात करेंगे जमींदारों की। जमींदार प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। जो जमींदार लोग थे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे मुगल डायनेस्टी के दौरान, मुगल पीरियड के दौरान। अब हम बात करते हैं कि मुगल जो एम्पायर था उसके दौरान जो जमींदारों की पावर थी वो किस प्रकार की थी और किस प्रकार के कितने टाइप्स के ये। तो जमींदारों की जो टाइप्स की जब बात आती है तो ये 3 टाइप्स के जमींदार माने जाते थे। फर्स्ट उसमें जिसको हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक जो स्टार्टिंग जो जमींदार थे उनके बारे में। सेकंड जो मीडिएटर्स थे, जो मध्यस्थता का काम करते थे। और तीसरे टाइप के जो लोग थे वो स्वायत्त यानी कि सेल्फ डिपेंड होते थे जमींदार। अब जब हम बात करते हैं इन तीनों ही टाइप के जमींदारों की, तो इन जमींदारों में सबसे पहले की हम बात करेंगे जो प्रारंभिक जमींदार थे, जो फर्स्ट वाले। उसमें क्या होता था कि ये अपना जो लैंड रेवेन्यू होता था वो सारा का सारा क्या करते थे कि खुद ही वहां पर जाकर, यानी कि कोर्ट में राजा के पास या जहां पे इनका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वहां पर जाकर अपना खुद ही जो भूमि का जो राजस्व होता था उसको वहां पर जमा करवा देते थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो जमींदार के 3 टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ। और उसमें जो सेकंड टाइप के जो जमींदार थे मीडिएटर्स जमींदार, यानी कि मध्यस्थता का काम करने वाले। इनके अंडर में क्या होता था कि ये जो लैंड रेवेन्यू होता था वो कलेक्ट करते थे पीजेंट्स के पास से। जमींदारों का जो लैंड रेवेन्यू मिलता था पीजेंट से, उसमें से क्या करते थे कि अपना एक शेयर रख लेते थे, अपना एक पार्ट रख लेते थे और फिर बाकी जो लैंड रेवेन्यू था वो वहां पे जमा करवा देते थे। इनमें ज्यादातर तो नहीं होते थे, बट इनके अंडर में कह सकते हैं 3 से 4 गांव का जो होता था वो 3 से 4 गांव इनके अंडर में होते थे। इस प्रकार थर्ड टाइप के जो आते हैं उनमें थे जो स्वायत्त जमींदार थे। स्वायत्त जमींदार मतलब कि जो सेल्फ का काम करते थे। इनमें ये इन जमींदारों को बहुत बड़े जमींदार कहा जाता था। 3 टाइप्स के जमींदार बता रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट जो प्रारंभिक थे, यानी कि जो अपना लैंड रेवेन्यू सीधा जमा करवा के आ रहे हैं। दूसरे मीडिएटर्स, यानी कि जो गांव से 2-3 गांवों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और साथ में फिर उसको अपने पास एक पार्ट रख के और बाकी का जो लैंड रेवेन्यू है उसको जमा करवा रहे हैं। और तीसरे बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, और इनमें क्या होता था कि इनका जो काम होता था वो इनके अंडर में पूरे के पूरे गांव को दे दिया जाता था और इनके पास बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जमीनें होती थी। तो ये तो था मुगल डायनेस्टी के दौरान जमींदारी सिस्टम, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे किसके, कि जो भू राजस्व है उसको इकट्ठा करना, साथ में उस भू राजस्व को वहां पर जमा करवाना। और बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो कहते हैं कि बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे उस टाइम पीरियड के दौरान। अब उसके बाद बात आती है कास्ट बेस्ड विलेज कम्युनिटीज की। जो कम्युनिटीज थी वहां पर वो किस प्रकार की थी, वो कास्ट बेस्ड थी। यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान भी जो मुगल एम्पायर था 16 और 17 सेंचुरी के दौरान भी उस टाइम की जो जाति प्रणाली थी वो बहुत ज्यादा कठिन थी। गांव में क्या होता था, पंचायती सिस्टम होता था। पंचायती सिस्टम जो होता था उसमें क्या होता था कि एक हेड चुन लिया जाता था। और उसके बाद बात आती है द कल्टिवेटर्स एंड पंचायत
एंड विलेज जो हेडमैन होता था। सबसे पहले सोसाइटी की बात करें तो कल्टीवेटर्स जो कि किसान वगैरह जो आते थे, खेती का काम करने वाले लोग, उनको काउंट किया जाता था। दूसरी होती थी पंचायती सिस्टम होता था। उसमें पंचायती सिस्टम मैंने आपको बताया कि पंचायत होती थी एक गांव की, और उसमें एक हेड को जो इलेक्ट करते थे, यानी कि विलेज हेडमैन का नाम दिया जाता था, और उसको मुगल एम्पायर के दौरान बोला जाता, या तो उसको मुकद्दम बोलते थे या फिर उसको मंडल बोलते थे। ये क्या था, ये इनका कास्ट सिस्टम अलग था कि जाति प्रणालियां फैली हुई थी, लोअर क्लासेस भी थी, अपर क्लासेस भी थी। साथ में गांव में काम करवाने के लिए ग्राम पंचायत जो थी, पंचायत टाइप की, उसका भी गठन इन्होंने किया हुआ था। उसके बाद हमने बात की कि जो विलेज कम्युनिटीज थी उसमें कल्टीवेटर्स, पंचायत, विलेज जो हेडमैन होता था, विलेज हेडमैन को क्या बोला जाता था उस टाइम पीरियड के दौरान, मुकद्दम बोला जाता था या फिर उसको मंडल बोला जाता था। और सारे के सारे जो गांव से रिलेटेड फैसले थे वो कौन करता था, जो विलेज हेड बना दिया जाता था वो करता था। तो मुगल एम्पायर के दौरान जो कह सकते हैं कि जो विलेजों में जो कम्युनिटीज थी, जो उनका स्ट्रक्चर था, वो एक पंचायत होती थी। पंचायत में एक हेड को कह सकते हैं इलेक्ट किया जाता था और वही डिसीजन मोस्टली उसके लेता था। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एग्रीकल्चर की, कि इसमें जो कृषि होती थी, जो खेती होती थी, उसमें जो लैंड को क्लासिफिकेशन किया जाता था, धरती का जो, वो किस प्रकार से किया जाता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जिन्स ए कामिल की। जिन्स ए कामिल के बारे में अगर बात करें तो जिन्स ए कामिल क्या होती थी, ये एक परफेक्ट क्रॉप्स होती थी। परफेक्ट क्रॉप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सबसे अच्छी जो फसल वहां पे उस टाइम पीरियड के दौरान उगाई जाती थी, जिससे सबसे ज्यादा जो राज्य को कह सकते हैं कि भू राजस्व जिससे प्राप्त होता था, लैंड रेवेन्यू जिससे प्राप्त होता था, उस क्रॉप को नाम दिया जाता था जिन्स ए कामिल। के बाद बात की हमने जिन्स ए कामिल की। जिन्स ए कामिल वन की परफेक्ट क्रॉप जो कि सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू देती थी, सबसे ज्यादा जहां से भू राजस्व जो मुगल साम्राज्य था उसके पास जाता था, और उसको नाम दिया जाता था जिन्स ए कामिल। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि एट द टाइम ऑफ अकबर लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में अकबर के टाइम पीरियड के दौरान जो भूमि का वर्गीकरण किया गया था वो 4 टाइप से किया गया था। और इस काम को करने में कहते हैं कि जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, वित्त मंत्री कह सकते हैं, टोडरमल, उसका नाम सबसे पहले आता है कि टोडरमल ने भूमि का जो बंदोबस्त किया था वो सबसे परफेक्ट रूप में किया था। और उन्होंने जो भू राजस्व था उसको स्थायी रूप से बनाने के लिए भूमि को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 4 पार्ट्स कौन कौन थे, पोलस, परोती, छच्चर और बंजर। सबसे पहले हम बात करेंगे पोलस भूमि की। पोलस भूमि कौन सी होती थी, सबसे फर्टाइल लैंड जो होती थी, सबसे उपजाऊ धरती जो होती थी, और जहां से सबसे ज्यादा भू राजस्व प्राप्त किया जाता था उसको बोला जाता था पोलस। अब इसमें क्या होता कि सबसे ज्यादा क्रॉप्स, क्योंकि फर्टिलिटीज जो भूमि की थी वो सबसे ज्यादा थी, तो यहाँ से सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती थी। सबसे ज्यादा फसल मिलने का मतलब क्या है कि वहां से सबसे ज्यादा आप भू राजस्व प्राप्त करेंगे। उसके बाद दूसरी सेकंड टाइप था परोती। परोती भूमि में क्या होता था कि आप साल में एक बार में फसल ले सकते हैं या 2 साल में एक बार फसल ले सकते हैं। इसकी जो फर्टिलिटी थी, इसका जो उपजाऊपन था वो पोलस से थोड़ा कम था, लेकिन फसलें यहाँ पर भी अच्छे से कह सकते हैं कि ग्रो हो रही थी। और यहाँ पर तीसरी आती है छच्चर। इसमें क्या होता था कि आप 2 साल में या 3 साल में यहाँ से एक फसल को कलेक्ट करते थे, यानी कि इसकी जो फर्टिलिटी थी, उपजाऊपन था, वो इतना ज्यादा नहीं था कि आप यहाँ से हर साल फसलें ले सके। उसके बाद नेक्स्ट आती है बंजर। बंजर में क्या होता था, 8 से 10 साल के बीच में, 5 से 6 साल के बीच में आपको एक बार में वहां से फसल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टोडरमल ने जो भूमि का जो क्लासिफिकेशन किया वो किस बेस पे किया, ये सारा का सारा जो काम हो रहा था अकबर के शासनकाल में, वो हो रहा था भू राजस्व को प्राप्त करने के लिए। कि जब आप जो भूमि है उसका वर्गीकरण कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सी जो भूमि है, कहाँ पे सबसे ज्यादा हम फसलें प्राप्त कर सकते हैं, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से हमें भू राजस्व अच्छे से प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसी कारण से जो पोलस और जो परोती भूमिज थी उनके ऊपर क्या कर दिया गया था, उनके ऊपर कहते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिया गया था उन एरियाज में। और साथ में जो छच्चर और बंजर भूमि थी वहां पर पहले से ऑलरेडी सिर्फ फसलें ही नहीं उग पा रही थी, तो इस कारण से कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो भूमि का राजस्व का जो टैक्स लगाया गया था वो ऑलरेडी कम था। अब उसके बाद हम बात करते हैं रैयत वर्ड की। इट इज यूज टू डोनेट पीजेंट्स। जो रैयत वर्ड है वो यूज किया जाता था उस टाइम पीरियड के दौरान किसानों के लिए। किसानों के लिए यूज किया जाता था किसमें, जो इंडो पार्शियन सोर्स हमें मिले हैं मुगल काल के, इंडो पार्शियंस के जो स्रोत हमें मिले हैं उनमें यूज किया जाता था रैयत वर्ड।
रैयत वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था? किसानों के लिए। दूसरा वर्ड है हासिल। इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड। हासिल का मतलब क्या होता था? हासिल का मतलब होता था कि आपके पास जो एक्चुअल अमाउंट है, कि आपके पास कितना भू राजस्व आ रहा है, कितना लैंड रेवेन्यू आपके पास ऑलरेडी जमा हो चुका है, उसको उस टाइम पीरियड में लैंग्वेज में नाम दिया जाता था हासिल का। हासिल मतलब कि आपका जो भू राजस्व है कितना आया, एक्चुअल कितना है, आपने कितना इम्पोज किया है वो बात अलग है, साथ में आपके पास जो जमा होने की जो प्रोसीजर है कि आपके पास कितना जमा हो चुका है, वो कितना आ चुका है, उसको क्या कहा जाता था? हासिल। तो हासिल क्या था उस टाइम में? इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड, यानी कि भू राजस्व कितना कलेक्ट किया गया है वो एक्चुअल पोजीशन थी, उसको नाम दिया गया था हासिल। यहाँ पे हमने दो वर्ड्स देखे हैं, रैयत और हासिल। रैयत यूज किस लिए किया जाता? किसानों के लिए। हासिल क्या था? हासिल था एक्चुअल अमाउंट था जो कि डिपॉजिट हो चुका था राजकोष में। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं मुगल जो एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था, उसके दौरान 16 और 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उसमें हम बात कर रहे हैं मेनली आज एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि कृषि प्रधान देश है। 85% मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन उस टाइम में रहती थी वो गांव में रहती थी और एग्रीकल्चर का काम वो करते थे। उसके बाद हमने देखा कि जो 2 टाइप्स के जो किसान थे, एक खुद कास्ट और एक पाही कास्ट। खुद कास्ट में जमीनें जिनके पास अपनी होती थी, पाही कास्ट में क्या होता था कि पाही कास्ट जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम वहां पर करते थे। उसके बाद हमने इसमें देखा कि फसलों को किस प्रकार से उगाया जाता था और साथ में जो विलेज कम्युनिटीज थी वो किस प्रकार से काम कर रही थी, वहां पर किस प्रकार का काम हो रहा था। साथ में हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर थी उसमें जो जिनसे कामिल था, किस प्रकार से जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वहां पर जो भूमि को आपस में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और ये काम किया गया था अकबर के टाइम पीरियड के दौरान। और काम को करने वाले कौन थे? इसमें टोडरमल थे, जिनको बहुत एक अच्छा स्थान प्राप्त है। कह सकते हैं कि जिन्होंने भूमि का जो बंदोबस्त किया था उसके लिए उनको जो हिस्ट्री में उनका नाम है वो सबसे पहले आता है। उसके बाद हमने देखा कि रैयत और हासिल जो 2 वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। रैयत यूज किया जाता है किसानों के लिए और जो हासिल किया जाता है वो होता है एक्चुअल अमाउंट होता है लैंड रेवेन्यू का। स्टूडेंट्स दोनों ही चैप्टर जो हमारे मुगल डायनेस्टी के ऊपर बेस है, मुगल एम्पायर के ऊपर बेस हैं, उनमें उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, सोसाइटी और उनके जो कह सकते हैं कि जो शासक आए उनके बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। दोनों ही चैप्टर आपके इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कीजिए, तैयार कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।